अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना बादशाह। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। पंजाब का बहरान मुसलसल चल रहा है और उसमें हर रोज़ कोई नया ट्विस्ट तो आ जाता है, लेकिन बहरान ख़त्म नहीं होता। लाहौर हाई कोर्ट का जो कल का फैसला था उसकी वजह से बहुत सारे अभाम थे और बहुत सारे तनाज़ात भी, और यही बातें लेकर के पीटीआई पहुंची सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले का एक हल ज़रूर निकाला है और उन्होंने इस इंतखाब को जो वज़ीर आला के लिए होना था उसको पोस्टपोन कर दिया है 22 जुलाई तक, और फ़रीक़ैन की रजामंदी से सारी सूरत हाल तय पाई है। अब ये तय पाया है कि जो ज़िमनी इलेक्शन होने हैं 20 सीटों पर वो हो जाएंगे और उनके रिजल्ट के बाद ही वज़ीर आला का हतमी इंतखाब होगा। तब तक हमज़ा शहबाज वज़ीर आला के तौर पर महदूद इख्तियारात के साथ काम करते रहेंगे। क्या ये वाकई एक आइनी और कानूनी फ़ैसला था या कोई सियासी तस्फिया? और अगर ये कोई सियासी तस्फिया है तो फिर सियासतदानों ने खुद से हल क्यों ना किया? इसमें क्या वजह है कि हमें बार बार अदालतों का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है और कभी न्यूट्रल्स की तरफ देखना पड़ता है? क्या ये सियासतदानों की हार नहीं है? और जहाँ तक हमज़ा शहबाज के वज़ीर आला होने का ताल्लुक़ है, इस फैसले से क्या पीटीआई की जीत है या पीएमएलएन की? इसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे और इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि क्या 22 जुलाई को भी ये बहरान आखिरकार हतमी तौर पर हल हो जाएगा या फिर उस वक्त कोई एक नया बहरान तैयार होगा। वो इम्कानात क्या हैं उसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। पहले जाऊँगी इमरान साहब की तरफ। ये एक आइनी कानूनी फैसला है या कोई सियासी तस्फिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना देखिए, बात बड़ी सीधी सी है। हमने तो हमेशा से ये सुना है कि जजेस नहीं बोलते, उनके फैसले बोलते हैं। अच्छा, अब आला तरीन अदलिया जो है मुल्क की, उन्होंने आज एक ये जो आइनी बहरान है वो हमज़ा शहबाज जो कह रहे थे ना कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में होना चाहिए, तो मैं समझता हूँ वाकई इस बहरान ये इतना लंबा हो गया। देखिए, बड़ी दो चीज़ें बिल्कुल सादा सी। मैं ये समझता हूँ कि आइन और कानून के मुताबिक चलना चाहिए, और आइन और कानून में कहाँ ये लिखा है कि जनाब आप इसमें ये करें कि कोई पार्टी अगर कहती है कि नहीं पहले मैंने बंदे इकट्ठे कर लेंदे हो, मेरे पास बंदे नहीं होंगे, बंदे पूरे होंगे तो इलेक्शन हो। भाई आप क्यों इस तरह से सोचते हैं? और फिर दूसरी बात ये कि अगर आप ये कहते हैं, अब देखिए इतनी कंट्राडिक्शन है पीटीआई के मौक़िफ़ में, इतनी कंट्राडिक्शन है पीटीआई के मौक़िफ़ में। परवेज़ इलाही साहब जो उनके कैंडिडेट हैं, जो उनके इत्तेहादी हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी मियाँ महमूद रशीद साहब के मशवरे से कि जनाब हमें कबूल है, आप इसमें इस कर दें। साथ ही बाबर अवान साहब खड़े हो जाते हैं, कहते हैं ना 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 ना, वो हमारे इत्तेहादी ज़रूर हैं, लेकिन मैं तो सिब्तैन खान जो अपोजिशन लीडर है पंजाब असम्बली में, उनका हमारा मौक़िफ़ नहीं है, मुझे पहले अपने लीडर से पूछ लेने दे कि वो क्या कहते हैं। अच्छा, अब उनकी सुन लें। इमरान खान साहब कल एक दिन पहले हमज़ा शहबाज को वज़ीर आला मानने को तैयार नहीं थे, और आज उन्होंने उस पर कहा, और कल उन्होंने कहा भी कि जी कल ये जो है ना ख़त्म हो जाएगी इनकी वज़ारत आला। आज वो भी मान गए कि चलो चले, कम अज़ कम ये तो हुआ कि एक मसला तो हल हुआ। देखें, मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि इस सारे एपिसोड में एक चीज़ ज़रूर इस्टेब्लिश हुई है कि हमेशा हर चीज़ का हल जो है बैठ के अफ़ाम व तफ़हीम से बातचीत के ज़रिए ही निकलता है। सियासतदान जो हैं उन्होंने ये मौका फ़राहम किया। देखिए, अगर सियासतदान ख़ुद आइन और कानून पे अमल करें, हम ये तो कहते हैं कि पार्लियामान सबसे सुप्रीम है, लेकिन पार्लियामान जब अपनी इज़्ज़त, अपना वक़ार या अपने इख्तियारात दूसरे इदारों को देगी तो फिर तो दूसरे इदारे फैसला करेंगे ना। फिर उसमें आप मुर्द इल्ज़ाम तो किसी दूसरे को नहीं ठहरा सकते। सियासतदानों का जो रवैया है उसमें आपको पहले से ये देखना चाहिए कि किस तरह से क्या है। लेकिन जो आप बात करते कि ये तो कहीं नहीं आइन और कानून में लिखा कि पहले आप बंदे इकट्ठे कर लें, तो आइन में तो ये भी नहीं लिखा हुआ था कि स्पीकर कौमी असम्बली वज़ीर आला से हलफ लेगा। बात ये कि उस वक्त भी सियासी एक मसला था जिसका हल नहीं निकल रहा था, तो फिर अदालत ने अपने तय एक फैसला दे दिया। आज भी अदालत ने यही किया है कि चलो अब आप लोग नहीं किसी बात पर राजी हो रहे। मैं यही बात कर रहा हूँ ना। देखें, बात सिर्फ इतनी है, आप देखें सारी सूरत हाल में आप, फिर मैं वहीं आ जाऊंगा कि पीटीआई की गैर संजीदगी को देख लें। पीटीआई का वतीरा ये रहा है, उनका शेवा ये रहा है, या बाकायदा हिकमत अमली उनकी ये रही है कि वो पहले खुद एक बहरान पैदा करते हैं, फिर उसमें से खुद मजलूम बन जाते हैं, फिर अदालतों में जाते हैं, फैसले पे इतराज़ात करते हैं और फिर फैसलों को मुतनाज़ बनाते हैं। अब भी इस बात में आपने बड़ी अच्छी बात की अपने इंट्रो में कि इस बात की क्या गारंटी है
कि 17 तारीख को जो बल्दियाती ज़िमनी इलेक्शन होंगे उसके बाद 22 जुलाई को इंतखाब। सुन लें, पहले उससे पहले बड़ा इलेक्शन होना वो मरहला नहीं है, असल मरहला है इंतखाब को भी तस्लीम किया जाएगा कि नहीं, उसका इलेक्शन का रिजल्ट क्या पीटीआई उसको तस्लीम करेगी, और अगर पीटीआई जीत जाती है तो क्या मुस्लिम लीग नून उसको तस्लीम करेगी। दूसरी बात फिर कि चलें वो भी हो गया, उसके बाद 22 तारीख को ये कैसे इस पे करेंगे। तो ये मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि हमारे सियासतदानों को भी ये करना चाहिए। और फिर पीटीआई की तरफ से आज जिस तरह की बातें की गई कि ये भी बात आई कि जी जजों ने आज स्टेट्समैन का किरदार अदा किया, तो मैं ज़ाती तौर पे बड़ा डरते हुए, मुझे ये डर रहता है कि तौहीन अदालत ना लग जाए। जजेस को जजेस लगना चाहिए, उनको स्टेट्समैन का किरदार उस तरह से नहीं, उनको स्टेट्समैन नहीं लगना चाहिए। फिर अगेन इस पे वही बात आ जाएगी इमरान साहब कि जब सियासतदान स्टेट्समैन नहीं बनेंगे तो फिर कोई तो बनेगा ही ना आगे। मैं हिलाली साहब का कमेंट लूंगी। हिलाली साहब, आप समझते हैं कि ये जो फैसला है ये एक अकली तौर पर देखा जाए तो एक सही फैसला है कि एक दफा फिर बाई इलेक्शन भी हो जाएं, सारे नंबर्स क्लियर हो जाएं, फिर उसके बाद इलेक्शन हो जाए, ये बुनियादी तौर पर आपकी यानी आपको लग रहा है कि ये अंडरस्टैंडेबल है फैसला? देखिए, मुझे बहुत सारे चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ हम लोगों को सोचना चाहिए, और ख़ास तौर हमारे पार्लियामेंट्री पॉलिटिशियंस को जो पार्लियामेंट में हैं, और अदालतों को भी। मिसाल के तौर पे ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है? ये 1973 में ये कॉन्स्टिट्यूशन आपको मिला है, और इस वक्त 50 साल लगभग होने वाले हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे बहरान हैं। आपने खुद देखा कासिम सूरी के साथ क्या हुआ, वो कह रहे थे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उधर तो कुछ था ही नहीं। अब आप देख रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने एक आदमी को कहता है तुम इल्लीगल हो, और फिर कहते हैं नहीं तुम केयरटेकर बन जाओ। इल्लीगल आदमी को केयरटेकर कैसे बन सकता है भाई? वो केयरटेकर नहीं, वो क्या कहते हैं, टेम्पररी प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, चीफ मिनिस्टर। ये गवर्नर ऑफ द पंजाब को अपॉइंट किया जाता है। अलवी कहता है मैं इसको नहीं निकालता, वो कहते हैं ये निकाल नहीं सकते, आप ये नहीं कर सकते। कोई कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि इफ द प्रेसिडेंट सेज नो क्या होगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन बहरान ही बहरान है। सिट एंड वर्क ऑन इट अगेन, नंबर 1। दूसरी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं, आई एम सॉरी, सुप्रीम कोर्ट इज देयर टू इंटरप्रेट द लॉ। सुप्रीम कोर्ट का मकसद नहीं है कि प्रॉब्लम सॉल्व करें। वो खुद कहते हैं कि अगर पार्लियामेंट का प्रॉब्लम है तो पार्लियामेंट सॉल्व करेगा। वेरी राइट। मगर साथ साथ कहते हैं कि 24 घंटे में ये कर दें, 22 घंटे में ये कर दें, इस टाइम पे इलेक्शन करें, 20 मिनट के बाद वोटिंग करें, और कितने दिन के बाद दूसरा इलेक्शन करें। मुझे समझ नहीं आ रही है। चलिए फिर समझने की कोशिश करते हैं लाली साहब। लेट मी इंक्लूड हियर जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब, थोड़ी उनसे रहनुमाई लेने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जस्टिस साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जस्टिस साहब, सबसे पहले यही सवाल जो इस वक्त अभी लाली साहब का भी कमेंट था, इमरान साहब का भी, आप समझते हैं कि ये कोई फैसला आईन और कानून की शिकों के मुताबिक था या एक सियासी तस्फिया था, एक सालिसी का किरदार अदा किया बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने? आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये जो मेन इश्यू था जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास गया था वो ये था कि ये जो इलेक्शन पहले ऑर्डर किया था लाहौर हाई कोर्ट ने, वोटिंग रन अवे वोटिंग, ये तो सही था। जो सही या गलत वो अलग चीज़ थी। वो ये कह रहे थे कि इनकी जो टेन्योर है, इनका जो चीफ मिनिस्टर का हमजा शरीफ की जो टेन्योर है, ये इसको कल अदम डिक्लेयर कर दें आप। ये उनका मेन इशू था, और बाकी चीज़ें तो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी उनके लिए, पीटीआई के लिए। वो इस चीज़ को लेके गए थे सुप्रीम कोर्ट के पास कि अगर वो कल अदम है तो वो कैसे दोबारा वोटिंग करवा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के पास दो ऑप्शन थे, या तो वो लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेते और अपहोल्ड कर लेते, या फिर उसको डिसमिस कर देते, और डिसमिस कर करके वो कह देते कि नहीं ये सही नहीं, ये कल अदम है, इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो कल अदम है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने, जो आपने जिस तरह कहा, बड़ा सही कहा
कि वो तो सालसी का किरदार अदा किया, जो कि मेरे ख्याल में अनयूजुअल है और होना नहीं चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के लेवल की ये बात नहीं थी। और मुझे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं कहता हूँ कि ये जो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के में जो आज हुआ, जो मैंने देखा था टीवी पर, वो होना नहीं चाहिए था। और चीज़ जो हुई है वो यही कि उन्होंने इवेंचुअली लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट को अपहोल्ड किया और सिर्फ वो टाइम एक्सटेंड कर दिया। टाइम जो पहले लाहौर हाई कोर्ट ने आज तक के दिया था, वो उन्होंने एक्सटेंड करके 17 तारीख तक कर दिया। खैर ठीक है, एक लिहाज से वो सही भी है, कोई बात नहीं, क्योंकि दोबारा इलेक्शन तो होने थे, दोबारा वोटिंग तो होनी थी, तो वो उस लिहाज से तो सही था। जब उन्होंने अपहोल्ड ही करना था तो सीधी तरह से वो पिटिशन को डिसमिस कर देते और ये उसमें ये ऐड ये कर देते हैं कि हम ये कहते हैं कि ये 17 तारीख को होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये जो आज, लेकिन जस्टिस साहब एक सवाल सब ये बहुत ज्यादा उठा रहे हैं, इमरान साहब मुझे प्लीज मौका दीजिए, फिर मैं आपका भी क्वेश्चन लेती हूँ। वो ये कि लोग कह रहे हैं कि जब आपने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पे ये बात हो रही थी कि जब आपने ये कहा कि वो इलीगली उनका इंतखाब हुआ है, तो फिर आप उनको कैसे ये कह सकते हैं कि आप रहें? यानी एक बंदा मुंतखब ही नहीं हुआ तो वो कैसे इस पर सस्टेन करेगा, जो पीटीआई का भी इसमें मौकिफ रहा है। तो ये आप समझते हैं कि ये एक तजाद था लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में? देखिए अभी तक तो डिटेल जजमेंट तो नहीं आई मेरे ख्याल में, मैंने तो नहीं देखी अभी तक और ना उसके मुतालिक सुना है। आपको अगर मालूम है तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने ये तो नहीं कहा कि वो इलीगल है उनकी अपॉइंटमेंट। उन्होंने ये कहा था कि वो इलेक्शन था वो सही नहीं हुआ था। इशू तो ये था कि इलेक्शन सही नहीं हुआ था, इसी वजह से रन अवे वोटिंग हो रही है। तो ये तो मेरे ख्याल में सही नहीं है कहना कि वो उन्होंने कोर्ट ने ये कहा है कि वो इलेक्शन इलीगल था या उनकी अपॉइंटमेंट इलीगल थी। अच्छा जस्टिस साहब ये फरमाइए, ये तो बात ठीक है, अदालत ने ये नहीं कहा था कि इलीगल है। जस्टिस साहब जस्टिस साहब ये फरमाइएगा कि हमारे पास एक आईनी तहरीरी तौर पे आइन मौजूद है जिसे हम 1973 का आइन कहते हैं और हम सब उस पर बड़ा फ़ख्र भी महसूस करते हैं कि बिल आखिर 1973 में हम एक ऐसा आइन बनाने में कामयाब हो गए जिसकी मुल्क को ज़रूरत थी। उस आइन में कोई कोताही कमी आप समझते हैं या उस पर अमल दरामद करने वाले हैं वो उनकी कोई कमज़ोरियाँ हैं कि क्यों बार बार ये आइनी बहरान पैदा हो जाते हैं? देखिए आइन बाहर सूरत पार्लियामेंट बनाती है, इंसान बनाते हैं और हालात बदलते रहते हैं जिस तरह से टाइम गुजरता रहता है। तो आइन में तरमीमें भी होती हैं। हमारी अपनी मेरे ख्याल में हमारे आइन में कोई 21-22 तरमीमें हो चुकी हैं। अमेरिका के आइन में तो बहुत ज़्यादा तरमीमें हो चुकी हैं। तरमीमें तो होती रहती हैं। जिस तरह से जब प्रॉब्लम्स होते हैं तो उस वक्त फिर पार्लियामेंट के मेंबरान बैठते हैं और फिर सोचते हैं कि इसमें तरमीम करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो ये कहना कि आइन में जो कुछ लिख गया वो हरफ आखिर है, ये तो नहीं है, वो तो चेंज तो हो सकता है। लेकिन जो भी आइन बना था 1973 में बड़े अरसे के बाद, मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक सही था आइन। चेंजेस उसमें होते रहे और होते रहेंगे आइंदा भी, और आइन में कोई नक्स नहीं है। नक्स सिर्फ यहाँ पर यह है कि आइन में होता यह है कि हमारे मुल्क में हमारे जो सियासतदान हैं या पार्लियामेंटेरियन हैं, अगर आइन में कोई ऐसी चीज़ है जो कि उनके फेवर में है उसको तो फ़ौरन एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जो उनके फेवर में नहीं होती उसको कहते हैं कि ये गलत है। तो ये मेन चीज़ ये है कि हमारे मुल्क में जो तौर तरीका है हमारे सियासतदान का, कुछ ऐसा है कि जो चीज़ अपने लिए फ़ायदेमंद है वो सही है, जो अपने लिए गलत है वो गलत है। अच्छा जस्टिस साहब, ये इसी से जुड़ी इसमें यही ऐड कर लीजिए कि जुडिशल एक्टिविज्म की बड़ी बात होती है, और अभी भी जैसे हिलाली साहब भी कुछ तनकीद कर रहे थे कि अदालतों की तरफ से बाकायदा इंस्ट्रक्शंस इतनी इस तरह से स्पेसिफिक किस्म की इंस्ट्रक्शंस दे दी जाना कि इतने बजे इजलास हो, इतने बजे ये हो, इसी दिन हो, इसी अंदर ये चीज़ें हों। ये आप समझते हैं ये जुडिशल एक्टिविज्म के ही ज़ुमरे में आएगा, या फिर आप समझते हैं कि चूँकि ये मज़ीद क्योस से बचा जाए तो फिर ज़ाहिर है उन्हें इंटरवीन करना पड़ता है जब आप उनके पास ऐसी पिटिशंस लेके जाएं? देखिए बात आपने खुद ही उसका जवाब दे दिया सवाल का, क्योंकि होता ये है कि जब आप कोर्ट के पास जाते हैं तो कोर्ट के पास अगर तो कोई सिंपल मामला हो तो कोर्ट हाँ ये नहीं कह देती है, डिसमिस कर देती है, एक्सेप्ट कर देती है। लेकिन जब कोई चीज़ करवानी होती है लोगों से तो ज़रूरी ये होता है कि कोर्ट कुछ ऐसे ऑर्डर्स पास करे कि उसमें और कोई अभाम पैदा ना हो, ताकि उसके बाद और डिस्प्यूट ना हो और दोबारा वो कोर्ट के पास ना आ जाए। इस वजह से आम तौर से इस मौके पर इस तरह के मौक़ों पर कोर्ट हमेशा टाइम फिक्स कर देती है। जस्टिस साहब हिलाल साहब कोई जी कर लीजिए। जी
एक सवाल आपसे करना चाहता हूं, वो ये है कि जब आप देखते हैं कि एक गवर्नमेंट और जिसका स्पीकर ड्यूरिंग अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट कह रही है कि एक फॉरेन प्लॉट है, साजिश है, कंस्पिरेसी है, जो भी, और इसलिए ये मोशन मूव हो रहा है, और उस एक्यूजेशन में कोई क्रेडिबिलिटी हो सकती है, और गवर्नमेंट तो सोच रही है कि बहुत सारा क्रेडिबल है, मगर लेट्स से कि हम इम्पार्शियल है, हम समझते हैं कि हाँ एक कुछ किस्म का हो, आप समझते हैं कि अमूमन हर कोर्ट यही कहता है जो हमारा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो एकदम रद्द करके स्पीकर का रूलिंग को खत्म करके वो कह दिया कि नो यू गो अहेड विद द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। जब एक आदमी स्पीकर इलेक्ट होता है तो उसका कोई कुछ उसका दे आर सम क्वालिटीज, उसका असेसमेंट ये है। डोंट यू थिंक कि एक जल्दी से एक इंक्वायरी या कमीशन, कुछ चीज जो अवाम को पता चले कि इम्पार्शियल पीपल हैव फोकस्ड ऑन दिस इश्यू, और उन्होंने कहा है कि कोई ऐसा खतरा नहीं था। आपका क्या ख्याल है? जी जस्टिस साहब, देखिए ये तो मामला तय हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी ऑर्डर्स पास कर दिए हैं, लेकिन अगर आप वैसे ही आप बात करना चाहते हैं उसके मुतालिक, तो जो स्पीकर की जो रूलिंग थी वो गलत थी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, क्योंकि आइन में उसमें जो क्लॉज है उसके लिए नो कॉन्फिडेंस वोटिंग के लिए वो इतना स्ट्रिक्ट है कि उससे डिविएशन पॉसिबल है ही नहीं। और अगर वो अगर उसमें कोई इस तरह की बात थी जो कि अब पता चल रहा है, जो ये कह रहे हैं पीटीआई वाले कि उनको बहुत पहले से पता चल गया था इस चीज़ का, तो उस सूरत में उनको चाहिए था कि शुरू में ही स्पीकर उसको एडमिट ही नहीं करता, लेकिन स्पीकर ने उसको एडमिट कर लिया था। उसके बाद ये लाजमी था कि जो आइन में जिस तरीके से टाइम टेबल दिया गया उसको फॉलो करना लाजमी था। ठीक, जस्टिस साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और हम अपनी राय हमारे साथ थी। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो फर्दर भी बात करेंगे, इस नुक्ते पे भी बात करेंगे कि क्या अभी मजीद इसमें बहरान आने बाकी हैं पंजाब की गवर्नमेंट में, और फिर इसके साथ साथ थोड़ा विफाक की सतह पर भी आएंगे कि इस हुकूमत के भी जो चैलेंजेस हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। इत्तेहादियों का अभी से रूठने का और मनाने का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो ये बात जाकर कहाँ रुकेगी? कल इमरान खान साहब ने भी परेड ग्राउंड में जलसे का ऐलान कर रखा है। इमरान खान साहब की स्ट्रेटेजी क्या है? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, ये हुकूमत भी मुश्किल में है। इसकी मुश्किलात में जहां एक तरफ पहाड़ जैसे मसाइल हैं, लोड शेडिंग का अजाब है, माशी मुश्किलात हैं, तो वहीं इत्तेहादी हुकूमत में शामिल इतनी सारी जमातें हैं जिनको खुश्क रखना भी एक आर्ट है। लेकिन क्या वज़ीर आज़म साहब ये सब कर पाते हैं या नहीं, इस पर तो हम बात करेंगे। लेकिन एक मैं लास्ट कॉमेंट ज़रूर ले लूँ हिलाली साहब से भी, इमरान साहब से भी। हिलाली साहब, आपको लग रहा है कि अब फ़िलहाल तो 22 जुलाई तक मामला पोस्टपोन हो गया है, लेकिन 17 जुलाई के इंतखाब के बाद, 22 जुलाई के इंतखाब के बाद फिर क्राइसिस किसी हद तक रिजॉल्व हो जाएगा? क्योंकि अभी भी जो भी मेजॉरिटी लेगा फिर भी आगे टेंशन तो रहेगी, खींचातानी रहेगी, 2-4 नंबर ही ऊपर नीचे होंगे। मुझे 1 मिनट के लिए भी फिक्र नहीं है कि 17 जुलाई को जब इलेक्शन होगा गवर्नमेंट का जो है उनका जीत होगा, इसलिए कि ये जो गवर्नमेंट है ये इस किस्म की हाइब्रिड गवर्नमेंट है कि हर इदारा उनके साथ है, सवाल ही नहीं पैदा होता कि उनका हार हो। तो मैं नहीं समझता कि कोई प्रॉब्लम होगा हमजा को अपना पोजीशन को रिक्लेम करके अपना बढ़े। नो क्वेश्चन अबाउट इट। ये 13 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एस्टैब्लिशमेंट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, 2 प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं और एक सिंपैथेटिक और जुडिशरी है। सवाल ही नहीं पैदा होता कि ऐसे मौके पे, और जैसे मैं आप लोगों को कहता रहता हूँ, इमरान खान को निकाले तो नहीं गया ना उसको वापस लाने के लिए। ठीक है, तो आपको कोई चांस ही नहीं लग रहा। लेकिन इमरान साहब, अगर पीटीआई, इस पे भी रिस्पॉन्ड कर लीजिएगा, आप हंस तो रहे हैं, लेकिन मेरा एक थोड़ा सा एडिशनल क्वेश्चन भी कि अगर पीटीआई भी ये ज़्यादा नशिस्तें जीत के वज़ीर आला बनाने में कामयाब हो जाती है तो फिर भी क्योस तो रहेगा,
क्योंकि इनका तो आगे इरादा यही है कि असेंबलीज को डिसॉल्व करें और जनरल इलेक्शन की तरफ देखिए जाएं। बड़ी सादा सी बात है, हिलाली साहब ने जो कहा ना, बड़ी माजरत के साथ मैं उनसे इत्तेफाक नहीं करता। उसकी वजह सुने। मुझे आप ये बताएं कि जब यही पंजाब सूबा था और यहाँ जब इनकी हुकूमत नहीं थी, इदारे भी इनके साथ नहीं थे, उस वक्त तो पीटीआई एक सफ़े का इतना डडोरा पीटती थी, उस वक्त भी तो यहाँ मुस्लिम लीग नून जीती थी। तो इसका मतलब ये है कि लोगों ने वोट दिए तो जीती थी ना। डस्का में जो कुछ हुआ वो भी सबके सामने है। बात ये है कि देखिए, इदारों की जो मदद होती है या जो हुकूमत में होने का एज होता है वो हर पार्टी लेती है, लेकिन मैं ये नहीं समझता कि उसकी नून की वैसे ये पोजीशन है कि वो इलेक्शन मेरे ख्याल में 17 जुलाई का इलेक्शन जो है बड़ा कांटेदार इलेक्शन होगा और अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक बात याद रखिए, मुस्लिम लीग नून को अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो महंगाई से है। उनका वोटर अगर अपने घर में नाराज होकर बैठेगा तो सिर्फ महंगाई की वजह से बैठेगा। ये नहीं है कि इमरान खान की मोहब्बत में इतना गिरफ्तार हो गया है कि वो बाहर नहीं निकलेगा और उसमें ये होगा। नहीं वैसे, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल है, मेरी बात मुकम्मल हो लेना, जो पॉलिटिकल मैकेनिज्म है, ख़ास तौर पे इलेक्शन मैकेनिज्म, वो मुस्लिम लीग नून से ज़्यादा कोई जमात नहीं समझती। और हमजा शहबाज जो हैं, मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि आज अगर परवेज़ लाई मान गए फौरी तौर पे कि जी इनको रहने दे, तो उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि उन्हें ये इस बात का भी ख़तरा था कि अगर हमजा शहबाज को हटा दिया गया तो वो खुद निकल जाएंगे, वो खुद वहाँ से कैंपेन पे निकल जाएंगे, और अगर हमजा शहबाज खुद कैंपेन पे निकल गए तो फिर तो दरनतख्ता हो जाएगा, फिर तो ये 20 में से 18 सीटें जीत लेंगे। अच्छा? तो ये जो मामला है ना, ये भी बात को समझे। चलिए, अगर वैसे आपका अगर ये मैं आर्गुमेंट मान भी लूं कि ये बात सही है कि उनको ज्यादा मैकेनिज्म पता होगा, लेकिन इसके बावजूद भी 2018 में पीटीआई भी तो जीती ही थी। तो जाहिर है कि इसमें जब आप जाते हैं तो बहुत सारी चीजें उस वक्त फैक्टर जो है वो डिसाइड करते हैं। लेकिन वो इस चीज का, क्योंकि ये भी अब क्वेश्चन आ रहा है कि जो फीडर्स वहाँ जहाँ पे जिन हल्कों में इलेक्शन होने, उन फीडर्स पर लोड शेडिंग नहीं हो रही, तो थोड़ा सा वहाँ के लोगों को रिलीफ देके अपनी सिम्पथीज को साथ किया जा रहा है। तो इस पे भी क्वेश्चन कर आपने ना चाहते हुए भी मेरे मौक़िफ़ की तायद कर दी। देखें, दोनों बातें आपने की। पहली बात इसको ले लेते हैं कि फीडर पे हो सकता है मैंने चाहते हुए की वो लोड शेडिंग जो है नहीं हो रही, तो ये वही मैं मैकेनिज्म की बात कर रहा था। और बात कर रहा था कि हुकूमत जो है होती है इक़्तिदार में, वो ज़रूर जो कर सकती है करती है। दूसरी बात ये कि इलेक्शन जो है वो इलेक्शन डे पे ही पता चलता है कि कौन कितनी सी हवा जरूर बनती है, लेकिन रिजल्ट उसी वक्त आता है जब इलेक्शन डे होता है। राइट। चलिए जी, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इत्तेहादी हुकूमत को बड़े चैलेंजेस हैं। हिलाली साहब की तरफ पहले ये क्वेश्चन लेके जाती हूँ। हिलाली साहब, ये एमक्यूएम भी कुछ कर रही है, नाराज़गी का इजहार, फिर एएनपी भी नाराज़ हो गई थी। अब खैर वो वफ्द तो आया है, शहबाज शरीफ साहब ने उनकी सुनी है रिजर्वेशन सारी, और बाप पार्टी ने भी कुछ फंड्स वगैरह का शिकवा किया। तो व्हाट डू यू सी, ये इत्तेहादियों ने जो काम शुरू किया है, ये बस ऐਵੇਂ हल्के फुल्के झटके हैं या दे कैन डिसाइड समथिंग बिगर देन दिस? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बेचारे खुद कहते हैं, पब्लिकली कहते हैं, और कुछ छुपा के नहीं कहते हैं कि भाई पीटीआई के साथ तो हमारा बड़ा अच्छा वक्त गुजरा, निस्बतन जो इस वक्त हो रहा है, इस वक्त तो कभी कोई पूछ ही नहीं रहा है। एमक्यूएम, नैब, बाप, ये वो सब। मगर देखिए, दो चीज़ें हैं। ये जो पार्टीज़ हैं ये कूदते हैं जब इनको कहा जाता है जंप, और सबको पता है कौन कहता है जंप। और दूसरी बात है, माशाल्लाह ये सब पेट्रनेज हैं आसिफ अली जरदारी साहब के। तो जरदारी साहब भी भाग के आए कराची से लाहौर के भाई इनको मिलाएं, बात करें, ये क्या कर रहा है, सॉरी इस्लामाबाद, ये क्या कर रहा है शहबाज शरीफ कि ये इतने नाखुश हैं। ही हैड टू कम, और वो आया, मिलाया और रेकंसाइल कुछ किया होगा। मगर ये बात बिल्कुल छुप ही नहीं सकती है कि ये बहुत ही नाखुश हैं, और इस वक्त उनको पॉलिटिकली ये हेमरेज कर रहे हैं जिस किस्म का। आपको पता है टू नेक्स्ट मंथ 21% इन्फ्लेशन हो रहा है एक महीने में। यस। और लोग कहते हैं इससे ज्यादा, बट 21% इस महीने में 15 था। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि इस गवर्नमेंट की अनपॉपुलैरिटी इस हद तक हो गई है कि ये आज निकल जाएं अगर इन पे रिस्ट्रेंट्स और कंस्ट्रेंट्स नहीं होता किसका। मगर हैं, देखिए ये एक बड़ा नाजुक मामला मौका है पाकिस्तान का, समीना।
हमें वी आर वीक्स अवे फ्रॉम कैटास्ट्रोफी, फ्रॉम टोटल ब्रेकडाउन, वीक्स। क्यों? आप समझ रहे हैं कि इधर फिक्र नहीं है? बहुत फिक्र है। आप समझ रहे हैं कि हमारे लोग जो इधर उधर जा रहे हैं वो खामखा जा रहे हैं? नॉट एट ऑल। हो ये रहा है कि वो कह रहे हैं कि अगर आप यू डोंट, देखिए आपको IMF के ऑन बोर्ड होने के से चीन भी कह दिया है आपको सॉरी नो मोर। सऊदी अरेबिया भी कह दिया है उनको लाओ एंड इट्स फाइन। UAE, कतर, ये सब ये कह रहे हैं ले लो जो है, मगर प्लीज अंडरस्टैंड हमारा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आवर ओन पीपल ऐसा है कि अब वी रिक्वायर IMF प्रेजेंस। आप उनके साथ आपका अग्रीमेंट जरूरी है और वो अग्रीमेंट नहीं हो रहा है फॉर वट एवर रीजन। मैं नहीं कह रहा हूं नहीं होगा, मगर मैं कह रहा हूं डिले तो नहीं हो रहा है। सही। और वो जुलाई तक नहीं होगा। इट्स टच एंड गो। और अगर वो नहीं हुआ आपको फॉरेन एक्सचेंज भी नहीं मिलेगा। वर्ल्ड बैंक और ADB ने कह दिया है ठीक, जब तक फॉरेन एक्सचेंज हम नहीं देंगे जब तक वो नहीं मिला। तो इट्स वेरी टफ। इमरान साहब, मैं तो उसकी बात कर रही थी कि जो एलाइज की तरफ से चैलेंजेस थे, हिलाली साहब ने उसमें मजीद कुछ ऐड किया है कि जो मईशत के चैलेंजेस हैं और जो राइटली ही सेड के जो 13% मजीद 21% होगी महंगाई की शरह जो 13 सालों में इस वक्त हाईएस्ट पीक पे है अपनी। तो आपको क्या लग रहा है ये गवर्नमेंट को चलाना शहबाज शरीफ साहब के लिए पॉसिबल होगा? देखिए, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब जो ये कहते हैं ना कि जी मैं सियासत बचाने नहीं रियासत बचाने के लिए काम कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है वो ठीक कहते हैं। उसकी बुनियादी वजह को समझे। इस वक्त जितनी मुश्किल सूरत हाल है जिसका हिलाली साहब अभी सारा जिक्र कर रहे थे, देखिए उस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार मियाँ शहबाज शरीफ तो नहीं है, लेकिन सारी जिम्मेदारी आके पड़ उनके कंधों पे गई है। क्यों? देखिए, इत्तेहादियों से शुरू हो जाते हैं। एक इत्तेहादी हुकूमत चलाना को आसान काम नहीं, बड़ा मुश्किल काम होता है। और इत्तेहादियों का तो इस तरह से ख्याल रखना पड़ता है जैसे नई नवेली दुल्हन का ख्याल रख रहा हो। मामला तो ये है कि दो चीज़ें होती हैं इत्तेहादियों की, वो दो तरह के मुतालबात करते हैं, एक आवाम को दिखाने के लिए और दूसरी अपनी मुराद हासिल करने के लिए। आवाम को दिखाने के लिए एक अलग रुख होता है, अपनी मुराद के लिए दूसरा बिल्कुल उससे उलट अलग रुख होता है। अब मियाँ शहबाज शरीफ से अगर कोई ये तवक्को रखे कि वो आउट ऑफ द वे जाके इस तरह के हालात में किसी को बिल्कुल ही इस तरह से कर देंगे कि उसको खुश कर दें, बल्कि ये वो चीजें हैं ब्लैकमेलिंग जिसे हम कहते थे PTI की गवर्नमेंट में भी, मैं नहीं ये समझता, वो भी इसी तरह चीजों को दूसरा आ जाते हैं कि जो हिलाली साहब ने जिन की निशानदेही की मुल्की मईशत की, तो देखें ये सबको पता है। हिलाली साहब ने 100% ठीक ये बातें की कि इस वक्त मुल्की मईशत का इंतहाई बुरा हाल है। और आपके पास अगर IMF का मुआहदा जब जितनी देर तक वो साइन नहीं हो जाता उतनी देर तक आपके सर पे तलवार लटकती रहेगी। आप ये देखें कि जो अब ज़िमनी इलेक्शन 20 सीटों पे होने जा रहे हैं, तो आप इतना इन्हें बेवकूफ़ समझते हैं कि 15 दिन पहले 2 हफ्ते रह गए इलेक्शन में और ये पेट्रोल इन्होंने फिर महंगा कर दिया। ठीक है, तो जाहिर है कि नागुज़ीर है, आपको लगता है ये फैसले। हारून रशीद साहब सीनियर तज्ज़ियाकार और कॉलम निगार हमारे साथ मौजूद हैं और उनको शामिल गुफ्तगू करती हूँ। हारून साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सर, और अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो हारून साहब, आज जो एक इम्पॉर्टेंट फैसला है मैं उस पर ज़रूर आपका एक शॉर्ट कमेंट लेना चाहूँगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला दिया है, आप समझते हैं कि ये एक अच्छा फैसला है जिससे कम अज़ कम वक्ती तौर पर ही सही एक थोड़ी सी सोल्यूशन तो निकलेगा उस कियोस का जो पंजाब में जारी है? इन हालात में इससे बेहतर फैसले की उम्मीद तो नहीं हो सकती थी, इसलिए कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसका खुलासा तो ये था कि शहबाज अपना हमजा शहबाज को वजारत आला से अलग किया जाता है वजीर आला बनाने के लिए, और लोग बाहर हैं मुल्क से और 5 आदमियों का नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, और उसमें जो अपना 24 घंटे के अंदर अंदर इलेक्शन भी होनी चाहिए। तो उस लिहाज से तो ये जैसे है उसमें तो बेहतरी फैसला है। ठीक, अच्छा ये भी फरमाइएगा हारून रशीद साहब, आपकी गहरी नज़र रहती है सियासी मामलात पर भी, ये शहबाज शरीफ साहब की जो इत्तेहादी हैं अभी से इन्हें नाज नखरे दिखाना शुरू हो गए हैं, तो ये सिर्फ दिखावे के नाज नखरे हैं या वाकई ये लोग तंग हैं इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट से? नहीं, तंग भी हैं,
मगर छोड़ेंगे थोड़े ही, इक़्तिदार कौन छोड़ता है? SHO अपना ओहदा नहीं छोड़ता तो वजारत कौन छोड़ता है? ये तो देखिए ना, मौलाना फजलुर रहमान एहतजाज भी कर रहे हैं सिंध में, जरदारी भगाओ सिंध बचाओ, और हुकूमत में भी शामिल हैं और शामिल रहेंगे। कभी मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत छोड़ी है? वो उधर एक ड्रामा भी करेंगे साथ, सियासत में ड्रामे का आंसर भी होता है। ठीक, तो छोड़ेगा कोई नहीं, इसलिए कि जिन्होंने शामिल कराया वो छोड़ने देते हैं कोई? ठीक। अच्छा हारून रशीद साहब, तहे संग आमदा, दस्ते तहे संग आमदा, पैमाने वफा है। राइट। अच्छा हारून रशीद साहब, ये फरमाइए कि इमरान खान साहब की क्या स्ट्रेटेजी लग रही है आपको? कल फिर वो परेड ग्राउंड में जलसा कर रहे हैं, जलसों से क्या हासिल करना चाह रहे हैं इमरान खान साहब, और इससे आप समझ रहे हैं कि कोई मुख्तदर हलकों पर वाकई दबाव बढ़ रहा है? दबाव तो बढ़ रहा है, इससे बेहतर स्ट्रेटेजी भी हो सकती है। बदकिस्मती से उनके इर्द गिर्द लोग हैं, यही उनका सारी जिंदगी पूरी सियासी कैरियर में यही प्रॉब्लम रहा है कि इर्द गिर्द उनके ऐसे लोग जमा हो जाते हैं जो उन्हें गलत मशवरे देते हैं, और अगर वो हुकूमत ही नहीं जाती उनकी, अगर वो, आप भी वो परसों कह रहे थे, शायद कल कह रहे थे कि मुझे तो यकीन ही नहीं आता था शहबाज शरीफ वजीर आजम हो सकता है। आपको यकीन क्यों नहीं आता था? आपकी IB क्या कर रही थी? आपको बता नहीं रही थी? वो एक बड़ा ब्लंडर था कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी और IB दोनों एक ही ग्रुप के आदमी हों, बल्कि उनके नामजद कर दो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के। तो असल गलती थी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के इंतखाब सिविल सर्विस के मामले में। उसने फिर अपने, एक वक्त वो था कि 6 के 6 IG प्रिंसिपल सेक्रेटरी के अपने हाथ में थे। जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी इतना ताकतवर हो जाए तो वही दरअसल वजीर आजम होता है। बहरहाल वो जलसे ही करेंगे, पर क्या करें? और दूसरा ये है कि हलकों में जो ने कारकुनों को मोटिवेट करना चाहिए था। देखिए सबसे खतरनाक चीज ये होती है कि आपको फतह का यकीन न रहे। उनके कारकुनों में बाद में मायूसी पाई जाती है, वो कहते ऐसा हो जाएगा। ये जो बहुत एजिटेशन, तबीयत में गुस्सा पैदा होता है ना, उसका नतीजा हमेशा मायूसी की सूरत में निकलता है। वो मायूसी उन्हें दूर करनी चाहिए, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के इर्द गिर्द जो 4, 5, 6, 10 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसके वर्करों से कहें वहां पहुंच जाए। उसका एक बदकिस्मती से ऑर्गेनाइजेशन अच्छी नहीं बनाए, उम्मीद पैदा करें, मायूसी नहीं। मायूसी में से कोई कामयाबी मुमकिन नहीं होती। उनकी मेजोरिटी तो है 7-8% वोटों की, अब वो वोट खरीद रहे हैं, कितने वोट खरीद लेंगे? और लोग बड़े सियाने हो गए हैं, जरूरी नहीं है कि वोट के पैसे लेके या बिरयानी खा के उसी को वोट दें। तो जीतने के चांसेस हैं, वो उम्मीद पैदा रहेगा, वो बरकरार रखें और कहें कि हम जीत रहे हैं, बजाय फांसी का रोना रोने के। तो जीत जाएंगे, 12-13 सीटें 20 में से आसानी से जीत। हिलाली साहब भी कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? जी हिलाली साहब। मैं क्वेश्चन इतना नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ आप लोगों को इत्तला के लिए, शायद हमारे से मिस हो गया है। आपको पता है कि IMF ने कहा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि आप सब प्रोविंसेस में से साइन करके एक खत लें जिसमें 780 बिलियन रुपया जो उन्होंने देना है सेंटर को वो देंगे, और हर प्रोविंस का एलोकेशन अलग है। मगर KP ने कहा है कि हम ये नहीं साइन करेंगे। देखिए जो भी उनका, क्यों मुझे नहीं पता, मगर मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, हम इस वक्त एक ऐसे नेज पे खड़े हुए हैं कि इस किस्म की अगर ये बारगेनिंग के लिए कर रहे हैं तो जल्द से जल्द फेडरल गवर्नमेंट उनका कंप्लेंट को एड्रेस करके रिजॉल्व करें, और अगर बारगेनिंग के लिए नहीं है और वाकई ये एक सीरियस उनका ऑब्जेक्शन है, उसको भी हल करने की कोशिश करें। इसलिए कि अगर वो खत नहीं मिला बाय द एंड ऑफ जुलाई आपको ट्रांच नहीं मिलेगा, ट्रांच नहीं मिलेगा, यू आर बैंकक्रप्ट। हिलाली साहब, ये तो हमारी प्रॉब्लम है ना कि हम सियासी मुखालफत को उस सतह पे ले जाते हैं कि मुल्की मफाद को पीछे रह जाता है। अब वहाँ पे अगर KP में इस वक्त PTI की हुकूमत है तो वो कहेंगे जी हम मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, इत्तेहादियों की हुकूमत है, हम इनके साथ क्यों करें। लेकिन मैं हारून साहब आपसे एक बात ज़रूर जानना चाहूँगा कि आपने जैसे फरमाया कि इमरान खान साहब के इर्द गिर्द जो उनके मशीर हैं वो उन्हें मशवरे सही नहीं देते, तो आप क्या ये बात नहीं समझते कि इमरान खान साहब उन मशीरों को हटा के कुछ सही मशीर क्यों नहीं रखते अपने साथ जो उनको सही मशवरा दें? कभी दुनिया में ऐसा भी हुआ है कि
कि 70 वर्ष की उम्र में एक आदमी बदल जाए। लोग जैसे पैदा होते हैं दुनिया में वैसे ही मर जाते हैं हमेशा। बहुत रेयर एक्सेप्शन है कि कोई बड़ा हादसा हो जाए, कोई बड़ा उस्ताद मिल जाए, कोई बड़ा वाक़या हो जाए, कोई साहिब अहले इल्म की सोबत में बैठने लगे और उसमें लचक पैदा हो जाए और वो अपनी खामियों पे गौर करने लगे। वो खान साहब के को बहुत से ऐसे लोगों से हमने भी मिलाया था और लोग भी उन्हें मिले जिंदगी में, मगर वो जो आदमी की शख्सी कमजोरियां होती हैं ना, जो फलाह होता है, जो एक आदमी है, बार बार मैं आपसे कहता हूँ, कायद-ए-आज़म एक ऐसे शख्स थे जो इन सब चीजों में कॉन्शियस थे और उनमें बड़ा खीरकुन बैलेंस पाया जाता था। वरना ये है कि मुट्ठी चापी करने वाले यहाँ तो काउंसलर को 20 खुशामदी मिल जाते हैं, तो वज़ीर-ए-आज़म के पास कितने होंगे। हारून रशीद साहब, आप भी तो दूर दूर रहते हैं ना उनसे, आपकी जब तक सोबत रहती है तो वो थोड़ा क्या करूँ, उनके पड़ोस में जाके मकान लूं, खड़ा रहूं कि हुजूर बड़ी मेहरबानी होगी, मुझसे मशवरा कर लें। मशवरा जिसे चाहिए होता है किसी अमीर आदमी को और किसी लीडर को बिन मांगे मशवरा नहीं देने चाहिए। मशवरा जिसे चाहिए वो मशवरा मांगे तो उसे जरूर देंगे, और मुझसे बेहतर लोग मौजूद हैं जो पॉलिटिक्स की मैकेनिक्स को समझते हैं, जो ये समझते हैं एस्टेब्लिशमेंट कैसे काम करती है, इंटेलिजेंस एजेंसियां कैसे काम करती हैं, जो शख्सियात को समझते हैं। और ऐसे कई, मैं क्या अच्छा नहीं लगता, ऐसे कई लोगों से मैंने उन्हें मिलवाया था और अब उनमें से किसी से उनका राब्ता नहीं है। तो ये तो आदमी का अपना चॉइस होता है ना कि भाई आप किससे बात करना चाहते हैं और किससे आपका दिल लगता है। सही। अच्छा हारून साहब, किस रिश्ते में होता है। अच्छा एक सेकंड, हारून साहब, आपने अभी बात की थी प्रिंसिपल सेक्रेटरी की, तो ये बता सकते हैं कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी को इमरान खान से किसने मिलवाया था जिससे ये सारी खराबियां पैदा हुई? सर आप हमारे साथ हैं हारून साहब? मुझे लगता है शायद हमारा राब्ता नहीं है या शायद सुन नहीं पा रहे। बहरहाल हम कोशिश करते हैं अगर हमारी उनसे बात हो सके, अदरवाइज हारून रशीद साहब को हम थैंक यू भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच हारून साहब, आप हमारे साथ रहे, अगर आप हमें सुन पा रहे हो। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, आज से वापस आते हैं तो कुछ फर्दर बातचीत करेंगे अहम उमूर के हवाले से। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त ज़ाहिर है गर्मी शदीद पड़ रही थी और इसी दौरान हमने देखा जो पिछले एक ख़ास तौर पर 10-15 दिन थे कि बहुत शदीद गर्मी थी और लोड शेडिंग का उससे भी ज़्यादा बुरा हाल था। अगरचे तारीख पे तारीख दी गई कि अब लोड शेडिंग नहीं होगी, अब लोड शेडिंग नहीं होगी, लेकिन लोड शेडिंग कम ना हुई और इसके साथ साथ गर्मी भी ज़्यादा थी। लोग बहुत परेशान रहे और कारोबारी हसरात भी मुतासर हैं, वो अलग से परेशान हैं। ऐसी सूरत में अब फ़िलहाल नज़र ये आ रहा है कि मौसम चेंज होने के बावजूद भी, जबकि बारिशें वगैरह शुरू हुई हैं, इसके बावजूद भी लोड शेडिंग बेशतर हिस्सों में मुल्क के होती रही है। क्या वजह है इसकी, क्यों इसको हम टैकल नहीं कर पा रहे, इस पर बात करते हैं। अरशद एच अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एनर्जी एक्सपर्ट हैं, उनसे मैं बात का आगाज़ करूँगी इसके हवाले से। अरशद साहब, पहले भी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये वादा किया कि जी हम लोड शेडिंग को कम कर देंगे, 1 जुलाई से उन्होंने बात की कि वहाँ तक बिल्कुल हम 2 घंटे तक ले आएंगे, लेकिन सूरत हाल इसके बरक्स है। प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं हम बिजली को पूरा कर पा रहे? देखिए बात ये कि 2013 में जब चॉइस दी थी चाइनीज ने कि आपने बताइए कौन कौन से पावर प्लांट लगाने हैं और किस टाइप के लगाने हैं, तो उस वक्त शायद यही प्राइम मिनिस्टर साहब थे या इनकी टीम थी कि जिन्होंने ये कहा जी हमें कोल के पावर प्लांट चाहिए, और इन्होंने क्या क्या डिक्लाइन किया हाइड्रो पावर को। आप देखिए जो हाइड्रो पावर अगर बनते पन बिजली के, वो देखिए कल परसों 750 मेगावाट का करोड़ हाइड्रो पावर ऑनलाइन आ गया। उस पर कौन सा फ्यूल लगता है, क्या कोयला लगता है, गैस है या ऑयल है, कुछ नहीं लगता, पानी में बह के आना चले जाना है। तो वो एक चॉइस थी। लॉन्ग टर्म अगर ये काम करते तो बेहतर होता। फिर दूसरी बात ये थी उस वक्त हमने सोलर विंड की भी चॉइस थी। विंड के भी कुछ उनके पावर प्रोजेक्ट्स आए हैं, उनके सोलर के भी आए हैं, लेकिन इन्होंने प्रेफरेंस की वही बात जैसे कि कोयला बड़ा महंगा हो गया। तो कोयला उस वक्त पता भी था इनको कि हमारा थक्का कोयला इस्तेमाल नहीं हो सकता, वो इंडोनेशिया से आना था, वो आ रहा साउथ अफ्रीका से, वो आ रहा ऑस्ट्रेलिया से। और अब ये जब प्राइस आ गई, ये यूक्रेन और रशिया की जो बाहर आ गई, तो सबकी फ्यूल की प्राइस ऊपर चली गई। तो
अगर सोचते पाकिस्तान की बेहतरी के लिए और उस तरह के काम ना करते जिस तरह कि जी लाहौर में ये देखिए अंडरपास बन के जल्दी बना दिया, तो जल्दी के चक्कर में कि ये देखिए हमने 13,000 मेगावाट ऐड कर दिए और ये हाल हो गया। दूसरी तरफ LNG का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, तो LNG को ज़ाहिर कहीं कंज्यूम करना था, तो वो भी 3 इन्होंने बड़े पावर प्रोजेक्ट लगाए। देखिए बात है एक साइंस की, सच की, इसमें एक मैथ है, इसमें कोई सियासी बयान नहीं। इससे पूछते तो मैं एक मैथमेटिशियन हूँ, इंजीनियर हूँ, मैं आपको बताऊंगा देखिए बाकी दुनिया में क्या चॉइस थी। ठीक, अच्छा अरशद साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए, मैं इस पर भी आपसे बात करूंगी कि ये हुकूमत ये भी कह रही है कि बर वक्त पिछली हुकूमत ने LNG के मुआहदे नहीं किए, जिसकी वजह से इस वक्त जो बिजली की प्रोडक्शन है वो हो नहीं पा रही, सस्ते मुआहदे नहीं किए। इस पर मैं आपका कमेंट लेती हूँ, लेकिन मैं पहले थोड़ा हिलाली साहब इस हवाले से कुछ एडअप करना चाह रहे हैं, मैं उनसे जरूर बात कर लूँ। हिलाली साहब। हिलाली साहब का पहला जी वो जी बिल्कुल उनकी तरफ जाए। जी हिलाली साहब। पहली बात तो यह है कि अभी मैं पढ़ रहा था कि 300 यूनिट हिंदुस्तान की गवर्नमेंट पंजाब में कल से मुफ्त दे रहा है अपने कंज्यूमर्स को। 300 यूनिट मुफ्त बिजली का इस गर्मी में। देखिए सीधी सादी बात यह है अब्बासी साहब, कंफर्म मेहरबानी से कर दें कि अगर हमारे लीडरान इतने चोर नहीं होते, चोर मैं कह रहा हूं, मेजर मेगा क्रुक्स अगर नहीं होते तो मेरे ख्याल में ये हालत हमारी कभी नहीं होती। दूसरी बात जो आपको मैं कहना चाहता हूं, एक और जी कह लीजिए हिलाल साहब। फाइनली एक छोटी सी बात, पता नहीं आप मुझे नहीं पता आपका क्या ये है इन द पावर इंडस्ट्री, मगर अगर आप कुछ कर सके एक चीज मैं आपको बताता हूं। मैं सोलर पे चला रहा हूं अपना घर और अपनी गाड़ी। महंगा है, महंगा वो बैटरीज लेने के लिए 20-30 लाख का आउटले होता है, मगर इंशाल्लाह 10-15 साल के अंदर मैं नहीं मगर बच्चे ये वो सब वापस आ जाएगा इंशाल्लाह। चले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि वो जो जी देखिए एक और बात आप ये है कि 2015 में एक रिपोर्ट आई और रिपोर्ट को वेरीफाई उसको मैंने शायद किया, वो तकरीबन 8 माह लगे एक शेल गैस के ऊपर। इसी आजज ने रिपोर्ट लिखी, उसके बाद अमेरिका उन्होंने 4 महीने के लिए बुलाया कि जी शेल गैस का पोटेंशियल पाकिस्तान में 105 ट्रिलियन CFT है, हमारे लिए 50 साल खत्म नहीं होनी। उस वक्त एक कंपनी ने, उसका नाम है ENI, उसने देखे आज भी रिकॉर्ड चेक करें, यानी बाबा आपको मिल जाएगा, जस्ट गूगल करें आप। उन्होंने कहा कि जी हम ऐसे करते हैं कि ये हम $11 पे आपको करके दे देते हैं। तो उस वक्त के जो मिनिस्टर पेट्रोलियम थे और वज़ीर आज़म थे, उन्होंने इनकार किया, नहीं हमने तो LNG कतर से लानी है। अब $39 पर MMBTU पे इनको वो भी नहीं मिल रहा। आप देखिए कि अगर वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेते और आज भी अगर इनको कोई शर्म होती तो ये शेल गैस के ऊपर एक पॉलिसी है, वो पॉलिसी देनी है, मेरे ख्याल में हार्डली 4 घंटे का टाइम है, लेकिन कौन करेगा? पता कौन करता है? वो करता है जिसके सीने में दर्द हो, जिसको कौम के लिए पता हो और जिससे पता हो कि देखिए एक बात है, आज आप सुन ले एक बात बड़ी क्लियर है, अगर किसी मुल्क को, मैं नहीं कह रहा किसी को UN के किसी के हवाले करते हैं, वो देखे एनर्जी में ये आपकी प्राइस जो बिजली की कीमत है, जो गैस है, वो सब कुछ इस मुल्क में मौजूद है। क्या हमने कभी कोयलू से ऑयल और गैस निकाला? क्या नॉर्थ वजिस्तान से हमने ऑयल और गैस निकाला? ये अलग बात है, जब इमरान खान आए तो हम 20 बंदों ने मिलकर ऑयल गैस के एक्सपर्ट से कहा देखें कि यहाँ पे हम 5 साल में खुद कफील हो सकते, कन्वेंशनल गैस जो हम निकलती है, आप एक पॉलिसी, ये पॉलिसी बड़ी आपने रेलेवेंट बात की है अरशद एजबाज साहब, और बड़े आपने इंपॉर्टेंट बातें भी की हैं कि इसको हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी होगी। इस पर तफसील में किसी वक्त दोबारा हम इंशाल्लाह आपको ज़हमत देंगे और करेंगे। अभी एक बड़ी इंपॉर्टेंट मैसेज है जो हमें अपने नाजरीन के साथ शेयर करना है, और वो है पोलियो मुहिम के हवाले से। नाजरीन आप सब जैसा कि जानते हैं कि इस वक्त कौमी और हुकूमती सतह पर पोलियो मुहिम का आगाज़ हो चुका है, तो ख़ास तौर पर आज मैं आपसे इस हवाले से ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अपने बच्चों को पोलियो की वैक्सीन ज़रूर पिलवाएं। ये पोलियो के जो क़तरे बिल्कुल महफूज हैं, इसके हवाले से अक्सर बच्चे जो हैं उनके माँ बाप बड़े तज़ब्ज़ुब का शिकार रहते हैं कि पता नहीं ये सेफ़ हैं या नहीं। ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पर सेफ़ हैं। और इसके साथ साथ मैं ये भी आपको बता दूं कि कुछ लोगों का ख्याल ये होता है कि शायद जो बिल्कुल नौमौलूद बच्चे हैं या 2 माह के बच्चे हैं
उनको शायद ये नहीं पिलवाने चाहिए क़तरे। ऐसी कोई बात नहीं है, नौमौलूद बच्चे 2 माह की जिनकी उम्र हो उनको भी ये क़तरे पिलवाएं और ज़रूर पिलवाएं। और इसके साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि अक्सर वालिदैन ये समझते हैं कि अगर बच्चे किसी और वजह से मौसमी बीमारी का किसी का शिकार हैं तो उसमें वो कहते हैं कि जी वैक्सीनेशन ना करवाई जाए। तो इस हवाले से भी क्लैरिटी बिल्कुल मौजूद है। अगर बच्चों को कोई मौसमी नज़ला ज़ुकाम है तो उसके दौरान भी आप पोलियो की ये वैक्सीन जो है उन्हें दिलवा सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, बल्कि ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाती ही है। बड़े अफसोस की बात है, एक चीज़ जो मैं शेयर कर लूँ कि हमेशा जब भी ये मुहिम चलती है तो तकरीबन 95% जो बच्चे हैं उनको सिर्फ ये पोलियो के क़तरे वहाँ तक पहुँच पाते हैं, जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है। 5% बच्चे रह जाते हैं। यही वजह है कि फिर कोई ना कोई इक्का दुक्का केस निकल आता है। तो इस बात को यकीनी बनाना है वालिदैन को कि 100% बच्चे जो हैं वो पोलियो के क़तरे पी लें। इमरान साहब, इसके हवाले से आप भी कुछ इस मैसेज में ऐड करना चाह रहे हैं? बात ये समीना, आपने जो कहा कि 95% बच्चे जो हैं वो पी लेते हैं, 5% रह जाते हैं। देखने में लगता है 5% बड़ा छोटा है, लेकिन इस मामले ये 5% जो है बहुत बड़ा है। सही देखिए, 5% बच्चे जो महरूम रह जाते हैं उससे नुकसान आपको पता है कितना है। और सबसे बड़ी जो इसमें प्रॉब्लम है, जो वैक्सीनेशन करते जाते हैं उनको जो फेस करना पड़ती है, वो है फेक फिंगर मार्किंग। बाज़ वालिदैन क्या करते हैं कि अपने बच्चों को ये पोलियो के क़तरे पिलाने से बचाने के लिए वो जानबूझ के गलत तौर पे गलत निशान लगा लेते हैं ताकि पोलियो टीम आए तो उसको कहे देखें जी बच्चे को तो लगे पहले पिला गए। अब देखिए वो इस तरह से नुकसान किसका कर रहे हैं? अपने बच्चों का। सिर्फ अपने बच्चों का नहीं, ये वायरस इमरान साहब फैल भी जाता है और इससे बच्चों को महफूज हमें खुद ही बनाना है। अगर इस बारे में आपको कोई भी बात पूछनी है तो आप 1166 की जो हेल्पलाइन है उस पर बात कर सकते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इंशाल्लाह फिर आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।